जन लोकपाल बिल को लेकर ढेर सारे सवाल उठ रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये भी है कि सीबीआई और सीवीसी को मर्ज कर दिया जाए। आइए इसी के बारे में चर्चा करते हैं। अभी इन एजेंसियों में क्या खराबी है, क्या समस्या है? देखिए, अगर आज हम देखें तो हमारे देश में अगर कोई भ्रष्टाचार का मामला उठे तो एक भी एजेंसी ऐसी नहीं है जो कि सरकार से इंडिपेंडेंट हो और उसके पास उसकी जांच करने की और प्रोसिक्यूशन मुकदमा चलाने की पावर हो। सरकार ने ढेर सारी एजेंसीज क्रिएट कर दी हैं और हर एजेंसी के अंदर जानबूझ के एक ऐसी कोई क्रिटिकल बात छोड़ दी है, कोई क्रिटिकल नुक्ता छोड़ दिया उसमें कि वो एजेंसी बिल्कुल बेकार हो गई है। तो जैसे अगर हम देखें तो केंद्र सरकार में मोटे मोटे तौर पे 3 एंटी करप्शन एजेंसीज हैं। एक है सीबीआई, एक है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी और एक है डिपार्टमेंटल विजिलेंस। सीबीआई के बारे में सारा देश जानता है कि सीबीआई सरकार के डायरेक्टली कंट्रोल में आती है, रूलिंग पार्टी के कंट्रोल में आती है। जिन लोगों के खिलाफ अगर उसे तहकीकात करनी है, अगर उसमें कोई मंत्री या बड़े अफसर उसमें इन्वॉल्व हैं, तो जिन लोगों के खिलाफ उसे तहकीकात करनी है उन्हीं लोगों से उसे परमिशन लेनी पड़ती है कि आपके खिलाफ हम जांच कर लें। जैसे आपको एक उदाहरण दें तो कोल इंडिया लिमिटेड के एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर, नंबर 2 ऑफिसर के खिलाफ सीबीआई को बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिला। अब कोल मिनिस्टर से उसको परमिशन लेनी पड़ती है कि इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लें। एफआईआर तक दर्ज नहीं कर सकती सीबीआई, किसी ऑफिसर के खिलाफ जांच शुरू नहीं कर सकती उस मिनिस्ट्री से परमिशन लिए बिना। तो जो अफसर नंबर 2 था कोल इंडिया लिमिटेड में, ये तो माना ही जा सकता है कि वो नेचुरली करप्शन जब कर रहा था तो पैसा ऊपर तक पहुंचा रहा था, तो उसके खिलाफ जांच शुरू करने का अगर परमिशन उसको कोल मिनिस्टर से लेना होगा और कोल मिनिस्टर कहेगा तब वो जांच शुरू करेगी, तो ये बेकार की बात है। उसी तरह से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई के एडिशनल सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर के घर पे छापा पड़ा, उसके घर पे एक अनअकाउंटेड कैश मिला और इसके बावजूद उन्होंने जब मंत्री से परमिशन मांगी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की, तो एफआईआर दर्ज करने तक की परमिशन नहीं दी गई। तो सीबीआई को किसी भी मामले में जांच करने के पहले चोरों से ही पूछना पड़ता है कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लें। आपके जांच करने के बाद अगर कुछ मिल जाए तो उन्हीं से पूछना पड़ता है आपके खिलाफ मुकदमा चला लें। अगर मुकदमा जब चलाती है सीबीआई तो उसका जो वकील होता है, मान लीजिए सीबीआई के अंदर एक अच्छा ऑफिसर आ गया और वो सारे प्रेशर्स को बर्दाश्त करके अच्छी जांच भी कर ले, तो लॉ मिनिस्ट्री वकील अपॉइंट करती है सीबीआई का। सीबीआई का अपने मुकदमे के ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं है। तो अगर कोई मंत्री या सीनियर ऑफिसर इन्वॉल्व हो तो लॉ मिनिस्ट्री ऐसा वकील अपॉइंट करेगी जो कि वहां पे जाके अपना केस बेच के आ जाएगा। और चौथी बात यह कि सीबीआई के अंदर के अधिकारी और सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति सीधे सीधे सरकार के हाथ में होती है और कुछ भी नहीं हो तो उनके जरिए जो है वो सीबीआई की सारी इन्वेस्टिगेशंस को कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। तो अभी हमने देखा कि पिछले 15, 20, 25, 30 साल में देश में सीबीआई में हर केस पॉलिटिकल कंसिडरेशंस के बेसिस पे, राजनीतिक कंसिडरेशंस के बेसिस पे, अगर तो पार्टी जिसके नेता के खिलाफ केस है वो केंद्र सरकार को सपोर्ट करती है तो मामला थाम दिया जाता है, और अगर वो केंद्र सरकार के अपोजिशन में आती है तो मामला चला दिया जाता है। ये हम हर केस में देख चुके हैं। बोफर्स का केस देख लीजिए, चारा घोटाला देख लीजिए, मायावती के खिलाफ केस देख लीजिए, मुलायम सिंह के खिलाफ हर केस में ये जो केस का ऊपर और नीचे चढ़ाव और उतराव होता है वो इस पे डिपेंड करता है कि वो पार्टी जो है वो केंद्र सरकार के साथ है या केंद्र सरकार के खिलाफ है। तो इससे साफ साफ जाहिर है कि सीबीआई जो है वो बिल्कुल ईमानदार जांच कर ही नहीं सकती है। सीबीआई को बेईमानों के खिलाफ एक्शन लेने की बजाय लोगों को आर्म ट्विस्ट करने के लिए, उनकी बाह मरोड़ने के लिए, उनको ठीक करने के लिए रखा गया है। दूसरा है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का काम जो है वो उनका पॉलिटिशियंस के ऊपर, राजनेताओं के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। वो केवल ऑफिसर्स के ऊपर, उनके खिलाफ विजिलेंस के मामले देखता है। वो केवल ये देखता है कि ऑफिसर्स को नौकरी से निकाला जाए ना निकाला जाए, वो केवल विजिलेंस के मामले देखता है ऑफिसर्स के खिलाफ। सीवीसी में 1,500 डिपार्टमेंट्स के खिलाफ भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए केवल 232 लोगों का टोटल स्टाफ है। इसमें पीएन भी आ गए, ड्राइवर भी आ गए, सारे आ गए, और टोटल 42 टोटल ऑफिसर हैं। तो ये 42 ऑफिसर 1,500 डिपार्टमेंट्स के करप्शन के ऊपर निगरानी नहीं रख सकते। तो सीवीसी जो है वो केवल पोस्ट ऑफिस का काम करता है।
आपके यहाँ पे जैसे ही सीवीसी के पास कोई कंप्लेंट आती है, सीवीसी उसको केवल उस डिपार्टमेंट को ही भेज देता है और डिपार्टमेंट को कहता है कि आप अपने खिलाफ इंक्वायरी करके हमें रिपोर्ट कर देना। तो अगर 2009-2010 की सीवीसी की रिपोर्ट देखें तो लगभग 1700 से 1800 केस सीबीआई के खिलाफ ऐसे आए जिस पे जांच बनती थी। उसमें से केवल 11 मामलों में सीवीसी ने खुद जांच की है, बाकी सारे के सारे पोस्ट ऑफिस की तरह आगे भेज दिए। तो इतनी बड़ी मशीनरी सीवीसी की है, 232 ऑफिसर्स को, इन सबको रखने की क्या जरूरत है? अगर पोस्ट ऑफिस का ही काम करना है तो सीधे सीधे लोगों को कहा जाए कि वो डिपार्टमेंट में चले जाए, सीवीसी को वाइंड अप कर दिया जाए। तीसरी चीज ये कि सीवीसी मान लीजिए कुछ ईमानदार जांच कर भी ले तो सीवीसी के पास कोई भी एक्शन लेने का अधिकार नहीं है। सीवीसी उसी डिपार्टमेंट को एडवाइस करता है कि आप इस केस में ये एक्शन ले लीजिए। तो सीवीसी एडवाइस करता है कि साहब, प्रत्युष सिन्हा साहब जो पहले चीफ विजिलेंस कमिश्नर थे, उनसे हम बात कर रहे थे, हमने उनसे पूछा कि सर पिछले 5 साल में जब आप चीफ विजिलेंस कमिश्नर थे तो आपने जितनी बार एडवाइस दी उनको कितनी बार माना गया? तो उन्होंने बताया कि जब जब मैंने कहा कि इस केस में मुकदमा दायर किया जाए, ऑफिसर के खिलाफ प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया जाए, अमूमन सभी केसेस में ये बात नहीं मानी गई। जब जब मैंने कहा कि इस ऑफिसर के खिलाफ मेजर पेनल्टी लगाई जाए, मतलब कि इसको नौकरी से निकाल दिया जाए, तब तब उन्होंने उसको वार्निंग देके छोड़ दिया। तो हमारे देश के चीफ विजिलेंस कमिश्नर ये कह रहे हैं कि पिछले 5 साल में जब जब उनको ये लगा कि इस ऑफिसर ने इतना संगीन जुर्म किया है कि इसको या तो जेल भेजो और या इसको नौकरी से निकाल दो, तो उनको वार्निंग देके छोड़ दिया गया। ऐसे केस में हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार रुक सकता है? ये तो सारे भ्रष्टाचारियों को एक सिग्नल देने वाली बात है कि खूब जम के भ्रष्टाचार करो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद है तीसरा, डिपार्टमेंटल विजिलेंस। डिपार्टमेंटल विजिलेंस का मतलब कि हर डिपार्टमेंट के अंदर एक छोटा सा विजिलेंस विंग होता है। उस विजिलेंस विंग में उसी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स काम करते हैं। तो आज एक ऑफिसर मान लीजिए असिस्टेंट कमिश्नर शाहदरा है, तो कल वो उसी डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर विजिलेंस बन जाएगा और परसों वो असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार बाग बन जाएगा। तो जब वो असिस्टेंट कमिश्नर विजिलेंस होता है, उसके पास मान लीजिए उसके चीफ कमिश्नर के खिलाफ कंप्लेंट आती है, तो आप वहां पे खुदा को भी बिठा दीजिए, वो अपने चीफ कमिश्नर के खिलाफ कंप्लेंट पे इंक्वायरी नहीं कर सकता, क्योंकि कल को उसे उसी चीफ कमिश्नर के अंडर में काम करना पड़ेगा। तो जैसे ही उसके पास कोई कंप्लेंट आती है अपने चीफ कमिश्नर के खिलाफ, वो दौड़ा दौड़ा जाता है चीफ कमिश्नर के पास और कहता है सर आपके खिलाफ कंप्लेंट आई है, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं सब सेटिंग कर दूंगा और आप फ्यूचर में मेरा ख्याल रखिएगा। तो पूरा का पूरा ये जो विजिलेंस विभाग है, ये सारी कंप्लेंट्स को ठिकाने लगाने के लिए और ईमानदार अफसरों को ठिकाने लगाने के लिए बना हुआ है। ये जांच करने के लिए और भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए नहीं बना हुआ। कई डिपार्टमेंट, 90% से ज्यादा डिपार्टमेंट तो ऐसे हैं जिसमें अलग से कोई विजिलेंस ऑफिसर ही नहीं है। जो फील्ड ऑफिसर होते हैं, मान लीजिए असिस्टेंट कमिश्नर शाहदरा है, उसी को कहा जाता है कि आप विजिलेंस का भी भार संभाल लीजिए। तो अगर वो असिस्टेंट कमिश्नर शाहदरा के खिलाफ आपको शिकायत करनी है तो उसी को शिकायत करनी पड़ती है कि सर आप अपने खिलाफ जांच करके और अपने खिलाफ कार्रवाई कर लीजिए। तो जैसे रेलवेज में आपको एक उदाहरण देते हैं कि रेलवेज में, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज में एक नागरवाल करके ऑफिसर था। उसके बॉस ने उसको फर्जी बिल पे साइन करने के लिए कहा, उसने मना कर दिया। उसने देखा कि उसका बॉस जो है वो बहुत गलत काम कर रहा है, तो उसने सारे सबूत इकट्ठे किए और उन सारे सबूतों को इकट्ठा करके उसने रेलवे बोर्ड चेयरमैन को और सीवीसी को, दोनों को भेजा और दोनों को कहा कि मेरे डिवीजन के अंदर मेरा बॉस ये गलत काम कर रहा है, आप इस पे जांच कीजिए और इस पे कार्रवाई कीजिए। और उसने कहा कि मेरा नाम मत बता दीजिएगा, मेरी जान को खतरा है। वो उसकी कंप्लेंट होते 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 नीचे उसके बॉस के पास पहुंच गई। उसका बॉस विजिलेंस ऑफिसर भी था और रेलवे बोर्ड चेयरमैन ने और सीवीसी ने, दोनों ने उसके बॉस को कहा कि आप अपने खिलाफ इंक्वायरी करके एक्शन लेके हमें बता दीजिएगा। तो जब उसके बॉस के पास कंप्लेंट आई तो उसके बॉस ने उसको मारने के लिए कुछ लोगों को हायर किया, लेकिन वो बच गया किसी वजह से। ये हमारे देश का विजिलेंस सिस्टम है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है, आप देखेंगे कि सीबीआई, उसके पास पावर है, जांच करने की पावर है, एफआईआर दर्ज करने की पावर है, अरेस्ट करने की पावर है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं है। वो चोरों के अंडर में आती है जिनके खिलाफ उसे कार्रवाई करनी है। सीवीसी इंडिपेंडेंट है लेकिन उसके पास पावर नहीं है। डिपार्टमेंटल विजिलेंस ना इंडिपेंडेंट है और ना उसके पास पावर है। तो हर एजेंसी के अंदर सरकार ने जानबूझ के ऐसी ऐसी कमियां छोड़ दी हैं कि वो एजेंसी जो है वो बिल्कुल बेकार हो गई है। यही हाल हमारा उसमें है। हर राज्य के अंदर राज्य की स्टेट पुलिस का एक एंटी करप्शन ब्रांच है। वो एंटी करप्शन ब्रांच सीधे सीधे राज्य सरकार के अंडर में आता है। तो आप उस एंटी करप्शन ब्रांच से ये उम्मीद ही नहीं कर सकते कि वो सीनियर ऑफिसर्स या मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा।
या किसी के खिलाफ भी कार्रवाई करता है तो उसके ऊपर दबाव पड़ता है। दूसरा, जैसे सीबीआई है केंद्र सरकार में, वैसे एंटी करप्शन ब्रांच है। दूसरा है स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट। हर राज्य सरकार में एक स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है, वो भी सीधे सरकार के अंडर में आता है। और उसी तरह से डिपार्टमेंटल विजिलेंस है स्टेट गवर्नमेंट में। तो वही हालत स्टेट डिपार्टमेंट सरकार में है और वही हालत केंद्र सरकार में है कि एक भी ऐसी एजेंसी नहीं है जिसमें आम आदमी जाके अगर शिकायत करे तो उसकी शिकायत के ऊपर ईमानदारी से जांच हो सके और उसके ऊपर कार्रवाई की जा सके। अरविंद जी, अगर इन एजेंसियों में समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, तो इसको ठीक किया जाए, इसमें सुधार लाया जाए। इन तीनों को, तीन जो एजेंसियां हैं, सीबीसी, सीबीआई और डिपार्टमेंटल विजिलेंस, इनको मर्ज करने की क्या ज़रूरत है? जैसे वो काम करते हैं वैसे करते रहे। देखिए, हमने ये सजेस्ट किया है कि सीबीआई को, सीवीसी को, सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच को, सीबीआई में एक एंटी करप्शन ब्रांच है और एक ऐसी ब्रांच है जो भ्रष्टाचार से अलग मुकदमों को डील करती है। तो सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच को, सीवीसी को और डिपार्टमेंटल विजिलेंस को, इन तीनों को मर्ज करके लोकपाल में डाला जाए और लोकपाल के अंदर एक पूरी तरह से जांच हो। आपका ये प्रश्न है कि इनको अलग अलग क्यों ना काम कर लेने दिया जाए, तो अब ये जानबूझ के ऐसा एंटी करप्शन सिस्टम बना दिया गया है, टुकड़े टुकड़ों वाला सिस्टम। एक मान लीजिए भ्रष्टाचार का मामला है, उस भ्रष्टाचार के मामले में चपरासी ने भी भ्रष्टाचार किया, असिस्टेंट कमिश्नर ने भी भ्रष्टाचार किया, चीफ कमिश्नर ने भी भ्रष्टाचार किया और मंत्री ने भी भ्रष्टाचार किया। मान लीजिए चारों इन्वॉल्व हैं। तो आज के हमारे सिस्टम के अंदर चपरासी का भ्रष्टाचार डिपार्टमेंटल विजिलेंस देखेगा, असिस्टेंट कमिश्नर और चीफ कमिश्नर का भ्रष्टाचार सीवीसी देखेगा और नेता का भ्रष्टाचार सीबीआई देखेगी। तो एक ही भ्रष्टाचार के मामले को तीन अलग अलग एजेंसीज तहकीकात करेंगी और जब वो तहकीकात करेंगी तो वो डिपार्टमेंटल विजिलेंस केवल उसमें चपरासी के रोल को देखेगा, सीवीसी उसमें केवल चीफ कमिश्नर, वो उसके दूसरों का रोल नहीं देख सकते, वो इनका रोल। तो ऐसे भ्रष्टाचार के मामले की तहकीकात और जांच नहीं हो सकती। जांच तो पूरी की पूरी होती है, एक ही एजेंसी जांच करे तब उसमें नतीजे निकलते हैं। जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स में हम देखें कि स्ट्रीट लाइटिंग का मामला जो था, स्ट्रीट लाइटिंग के मामले में भ्रष्टाचार हुआ कॉमनवेल्थ गेम्स में, उसको पहले सीवीसी ने जांच की। सीवीसी ने जब जांच की तो उसमें पॉलिटिशियंस का क्या रोल है ये उसमें नहीं लिखा हुआ उसकी रिपोर्ट में। उसके बाद उसको सीबीआई ने भी जांच की, उसके बाद उसको शुंगलू कमेटी ने भी जांच की, जेल कोई भी नहीं गया। तो एक के बाद इतनी एजेंसी सरकार ने बना दी है हमको और आपको बेवकूफ बनाने के लिए। जब भी हम पूछते हैं क्या हुआ, कहते हैं जांच चल रही है, जांच चल रही है। कभी ये एजेंसी जांच कर रही है, कभी वो एजेंसी जांच कर रही है। और दूसरी बात ये कि तीन एजेंसी एक ही केस में जांच करेंगी, तो एक एजेंसी ने भी अगर कह दिया कि सबूत पुख्ता नहीं है तो दूसरी एजेंसीज का भी मामला ठप पड़ जाएगा कोर्ट के अंदर। तो ये जानबूझ के ये मल्टीप्लिसिटी क्रिएट की गई है। अगर जब तक एक मामले की जांच एक ही एजेंसी ना करे तब तक ये मामला वो नहीं हो सकती। इसीलिए जरूरी है कि इन तीनों एजेंसीज को मर्ज किया जाए ताकि एक मामले की जांच, चाहे उसमें नेता शामिल हो, चाहे उसमें अफसर शामिल हो, चाहे उसमें चपरासी शामिल हो, उन तीनों की जांच एक ही एजेंसी करे। आप कहते हैं कि इनमें प्रॉब्लम्स हैं, सीबीआई में प्रॉब्लम है, सीबीसी में प्रॉब्लम है। अभी अगर कुछ हाल के लोगों को देखें, हाल के केसेस देखें, तो उसमें कलमाडी, ए राजा, इन तमाम लोगों को जेल तो हो रही है, सीबीआई काम तो कर रही है, तो कैसे कह सकते हैं इनमें समस्याएं हैं? देखिए, जिन मामलों का आपने जिक्र किया, पहले इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो लोग जेल गए हैं वो सज़ा के लिए जेल नहीं गए, उनको केवल जांच के लिए इंटेरोगेशन के दौरान जेल ले जाया गया। दूसरी चीज़ ये कि इतना ज़्यादा इन केसेस में मीडिया का प्रेशर बन गया था, कॉमनवेल्थ गेम्स में भ्रष्टाचार को लेकर इतना ज़्यादा मीडिया का प्रेशर बन गया था, तो अभी सरकार के लिए केवल दिखावे के लिए कुछ करना ज़रूरी हो गया था। असली तब होगा जब कलमाडी को जेल सज़ा के तौर पे होगी, वो भी कुछ दिन के लिए जेल गया, वो छूट के आ जाएगा। राजा कुछ दिन के लिए जेल गया, छूट के आ जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि जिन जिन मामलों में कोर्ट इंटरवीन करता है, राजा का आपने जिक्र किया, राजा के मामले में कोर्ट के प्रेशर की वजह से, कॉमनवेल्थ मामले में मीडिया के प्रेशर की वजह से इन लोगों को कुछ एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। अदरवाइज अगर आप ये सोचें, मान लीजिए आपके घर के सामने सड़क बनी और सड़क में भ्रष्टाचार हो गया, अगर वो कोर्ट उसको इंटरवीन नहीं करता, मीडिया इसको नहीं उठाती, तो आप सर फोड़ फोड़ के मर जाएंगे, आपके उसके जांच के उसके कंप्लेंट के ऊपर एक्शन हो ही नहीं सकता। तो हम ऐसा सिस्टम नहीं चाहते हमारे देश में कि अगर मीडिया में तमाशा हो या कोर्ट इंटरवीन करे तभी उस पर जांच हो। हर एक मामले के ऊपर जांच होनी चाहिए।
अगर एक कॉमनवेल्थ गेम्स का भ्रष्टाचार मीडिया ने उठाया तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम 10,000 मामले जो हैं वो दब गए हैं, जिनका जिक्र ही नहीं हुआ मीडिया के अंदर, जिनको कोर्ट ने जिनको तवज्जो ही नहीं दी है। तो हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के, बिना मीडिया के उठाए, एक आम आदमी जाए, कंप्लेन करे और उस कंप्लेन के ऊपर ईमानदारी से जांच होके भ्रष्टाचारी लोग जेल जाएं। तो जन लोकपाल बिल के लिए भी अलग स्टाफ की भी तैयारी की जा सकती है, बजाय इसके कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एजेंसीज हैं सीबीआई और सीवीसी, उसमें तोड़फोड़ हो। देखिए, ऐसा हो सकता है कि लोकपाल के अंदर एक ही केस में सब लोगों के भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए अलग से स्टाफ दिया जाए। जैसा मैंने पहले बताया था कि अभी हमारी एजेंसीज ऐसे हैं कि सीवीसी जो है वो सीनियर ऑफिसर्स की जांच करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इंटेलिजेंस जूनियर ऑफिसर्स की। तो लोकपाल को एक ही केस में पूरी जांच करने का अधिकार और स्टाफ अलग से दिया भी जा सकता है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि अगर ये सारी एजेंसीज इनइफेक्टिव हो गई हैं, सीबीआई आज के तरीके से काम नहीं कर सकती, सीवीसी बिल्कुल इनइफेक्टिव है, केवल पोस्ट ऑफिस का काम कर रहा है, डिपार्टमेंटल विजिलेंस को लोगों को, ईमानदार लोगों को ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो दो प्रश्न उठते हैं। एक तो ये कि आज ये बेईमानी को, ये सारी एजेंसीज बेईमानी को बढ़ावा दे रही हैं और भ्रष्टाचारियों को एनकरेज कर रही हैं। क्या हमें इस सिस्टम को जारी रखना चाहिए? दूसरा ये कि ये जितने ऑफिसर्स और जितना स्टाफ इन एजेंसीज में काम कर रहा है, हम ये कह रहे हैं कि ये बेईमानी से काम करता रहे, ये सिस्टम को और खराब करता रहे और उधर हम और नई पोस्ट क्रिएट कर दें लोकपाल के लिए, तो इसकी क्या जरूरत है? ये सारा स्टाफ जो अब बिल्कुल बेकार है, इस सारे स्टाफ को ही रीडिप्लॉय करके अलग से खर्चा करने की क्या जरूरत है? इसी सारे स्टाफ को रीडिप्लॉय करके अगर हम लोकपाल में ले आएं तो फिर ये इन्हीं लोगों से अच्छा काम करवाया जा सकता है। तो उसके दो फायदे होंगे, एक तो खर्चा बचेगा दूसरा स्टाफ एम्प्लॉय करने का, और दूसरा ये होगा कि ये जो यहाँ पे गड़बड़ियां कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, उस पर भी रोक लगेगी। अरविंद जी, सीबीआई और डिपार्टमेंटल विजिलेंस ये इतने बड़े डिपार्टमेंट्स हैं जो सारे देश में फैले हुए हैं, इनमें हज़ारों की संख्या में लोग हैं, इनको आप डिसमेंटल करेंगे, उसके बाद रीअरेंज करेंगे, उसके बाद लोकपाल के अंडर आएंगे, तो एक बार तो सारा ढांचा जो एंटी करप्शन ढांचा है वो हिल जाएगा, तोड़फोड़ हो जाएगी सारी। हाँ। देखिए, ऐसा है कि इतना बड़ा देश में आंदोलन हुआ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ, लोगों का गुस्सा उतरा, वो एक छोटी मोटी चेंजेस करने के लिए तो नहीं था, वो इसके लिए था कि हम पूरे के पूरे एंटी करप्शन सिस्टम में मूल चूल परिवर्तन चाहते हैं। तो अगर हमें लगता है कि ये एजेंसीज आज के तरीके से काम नहीं कर सकती, ये जहाँ जहाँ काम कर रही है उनमें भी थोड़ी बहुत चेंजेस करके नहीं किया जा सकता, और अगर हमें ये लगता है कि जो तरीका हम लोग सुझा रहे हैं वही बेस्ट तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, तो मुझे लगता है कि हमें बड़े बदलाव से डरना नहीं चाहिए। दूसरी बात, सीवीसी के अंदर 232 ऑफिसर्स हैं, कोई बहुत बड़ा ढांचा नहीं है सीवीसी का, एक छोटी सी बिल्डिंग है आईएनए मार्केट में, कोई बहुत बड़ा ढांचा नहीं है। सीबीआई के पास टोटल 4000 की स्ट्रेंथ है, उसमें से आधे उनके एंटी करप्शन में लगे हुए हैं, आधे दूसरे में, तो लगभग 2000 के करीब टोटल स्ट्रेंथ है। इसके बाद मुझे तो लगता है कि और कई सारे ऑफिसर्स और स्टाफ को एम्प्लॉय करने की जरूरत पड़ेगी, इतने से तो काम नहीं चलने वाला। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि इस वक्त जबकि पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना स्ट्रॉन्ग जनमत तैयार हो गया है, तो हमें कंप्लीट ओवरहॉलिंग सिस्टम की हो, एंटी करप्शन सिस्टम की, इससे डरना नहीं चाहिए। पर जो अभी सीबीआई सीवीसी में जो पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं, जब आप उन इस पूरे ढांचे को गिराएंगे तो उन पेंडिंग केसेस का क्या होगा? हम वो सारे के सारे थ्योरेटिकली लीगली पेंडिंग केसेस जो हैं वो लोकपाल को ट्रांसफ़र हो जाएंगे, लोकपाल उनको आगे देखेगा। लेकिन इसका अभी हम सब लोग काम कर रहे हैं कि एक ट्रांजिशन प्लान बनाना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि जो पिछली पेंडेंसी है वही इतनी बड़ी और इतना बड़ा बोझ बन जाए इस लोकपाल की के लिए कि पहले दिन ही ये लोकपाल जो है वो ढह जाए। तो उसके लिए एक ट्रांजिशन प्लान बनाया जा रहा है कि जो एग्जिस्टिंग पेंडेंसी है उसको डील करने के क्या प्रावधान होंगे, और जो नए केसेस आएँ वो जो हम टाइम लिमिट्स प्रेस्क्राइब कर रहे हैं उस टाइम लिमिट्स में वो नए केसेस एक्चुअली इम्प्लीमेंट होना, एग्जीक्यूट होना चालू हों। तो उसका एक डिटेल्ड ट्रांजिशन प्लान बनाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग है जिसमें हमें ऐसे लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ेगी जिनका मैनेजमेंट का बैकग्राउंड है, जिनको ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग का एक्सपीरियंस है। अरविंद जी, लोकपाल को इतनी सारी पावर्स देने की बात हो रही है, तो क्या है कि ये सुपर कॉप नहीं बन पाएगा?
और दूसरा ये कि हमारी एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, क्या ये पूरे डेमोक्रेटिक सेटअप को चरमराने की बात नहीं है? देखिए, एक ये गलत भ्रांति है कि ये जन लोकपाल जो है वो एक सुपर पावर बनेगा। लोकपाल को केवल जांच करने की पावर दी जा रही है, सज़ा सुनाने की पावर नहीं दी जा रही। पॉलिटिशियन के खिलाफ, जज के खिलाफ, ऑफिसर के खिलाफ, इन तीनों के खिलाफ कंप्लेंट को रिसीव करना, अगर कोई नागरिक आके भ्रष्टाचार की शिकायत करता है उसकी कंप्लेंट को लेगा लोकपाल, उसके ऊपर जांच बिठाएगा। जांच बिठाने के बाद अगर लोकपाल को लगता है कि सबूत काफ़ी हैं तो उसका ले जाके, जैसे कि नॉर्मल कोर्ट में केस चलता है, नॉर्मल कोर्ट में ले जाके वो दायर करेगा, केस दायर करेगा। उसके बाद मुकदमा कोर्ट में चलेगा, उसकी सज़ा कोर्ट देगा, ऑर्डर कोर्ट सुनाएगा। मुकदमे के लिए वकील लोकपाल नियुक्त करेगा ताकि उसकी इंडिपेंडेंस बनी रहे, लेकिन जांच के बाद मुकदमे की कार्रवाई जो है वो कोर्ट के अंदर होगी। तो लोकपाल ये नहीं कर रहा। लेकिन जो ऑफिसर्स हैं उनकी जो डिपार्टमेंटल पेनल्टी है कि अगर किसी ऑफिसर ने गड़बड़ की तो एक तो ये कि उसको जेल होनी चाहिए और दूसरा ये कि उसको नौकरी से भी निकालना चाहिए। 2 सज़ा साइमल्टेनियसली होती है किसी भी केस में। एक को कहते हैं डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, दूसरे को कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो डिपार्टमेंटल पेनल्टी लगाने का अधिकार लोकपाल के पास होगा। तो अगर किसी ऑफिसर ने कोई गड़बड़ की तो उसको सस्पेंड करने का, उसकी तनख्वाह रोकने का, उसकी प्रमोशन रोकने का, उसकी तरक्की रोकने का या उसको नौकरी से निकालने का अधिकार, ऑर्डर करने का अधिकार लोकपाल के पास होगा। अब आप ये कहेंगे कि साहब ये तो आप फिर से जांच के बाद खुद ही वो पनिशमेंट दे रहा है। तो हम ये समझने की कोशिश करें कि आज का क्या सिस्टम है। आज के सिस्टम के अंदर एक डिपार्टमेंट के अंदर अगर किसी के खिलाफ कोई वो होती है, कोई इंक्वायरी होती है, तो इंक्वायरी उसी डिपार्टमेंट के लोग करते हैं और कई बार तो जूनियर ऑफिसर सीनियर ऑफिसर के खिलाफ इंक्वायरी करता है। इंक्वायरी के बाद जब जांच की रिपोर्ट आती है तो उस जांच की रिपोर्ट के ऊपर जो है वो डिपार्टमेंट का हेड जो होता है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो होता है, वो सज़ा सुनाता है। तो आधे से ज़्यादा केसेस तो ऐसे होते हैं जिसमें वो डिपार्टमेंटल अथॉरिटी जो है वो खुद ही रिश्वतखोरी में इन्वॉल्व होता है जिसकी जांच चल रही है। मुझे बताया गया कि भनौत जो कॉमनवेल्थ गेम्स में था उसके डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कलमाडी है, तो कलमाडी भनौत के खिलाफ सज़ा सुनाएगा। तो ये हास्यास्पद सिस्टम नहीं है कि जो चोर है वो चोरी दूसरे चोर के, जूनियर चोर के खिलाफ सज़ा सुनाएगा और फिर उसकी अपील उसी के पास होती है। आधे से ज़्यादा केसेस के अंदर डिपार्टमेंट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है वो सज़ा भी सुनाता है और फिर उसकी अपील भी सुन लेता है अंदर ही अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर ही। कोई न्यायालय में नहीं जाता, ट्रायल कोर्ट में नहीं जाता। हम ये कह रहे हैं कि जन लोकपाल के अंदर उसकी इन्वेस्टिगेशन विंग उसकी जांच करेगी। जांच करने के बाद अगर ये जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबाव का मामला है तो लोकपाल की एक बेंच, 3 मेंबर बेंच उसकी सुनवाई करेगी। ऑफिसर को भी बुलाया जाएगा, जांच अधिकारी को भी बुलाया जाएगा और बेंच जो है वो खुले में सबके सामने उसको डिपार्टमेंटल पेनल्टी की सज़ा सुनाएगी। उसी तरह से जो जूनियर अधिकारी होंगे जॉइंट सेक्रेटरी से बिलो के, उसमें सीनियर ऑफिसर्स जो हैं लोकपाल के, उनकी बेंच बनेगी और वो बेंच जो है उसकी सुनवाई करेगी और सुनवाई के बाद जो ऑर्डर पास होगा उस ऑर्डर को आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो एक प्रोसीजर तो बना, कम से कम खुला प्रोसीजर बना, ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर बना, जिसमें कम से कम चोर के खिलाफ सज़ा नहीं सुना रहे। अरविंद जी, ये कहा जा रहा है कि जन लोकपाल को सिर्फ मतलब ऊपरी लेवल के या बड़े लेवल के करप्शन केसेस को देखना चाहिए, छोटे लेवल के जो केसेस हैं वो सीबीआई सीवीसी देखती रहे। तो आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, एक ये भ्रांति पैदा की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि लोकपाल को अगर सारे लोकपाल केसेस देखने लग गया, छोटे भी बड़े भी, तो लोकपाल अपने बोझ के अंदर दब जाएगा, मर जाएगा, ढह जाएगा। और लोकपाल को केवल कई लोग कह रहे हैं कि जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबाव लेवल के केवल केसेस देखे, कुछ लोग कह रहे हैं केवल मंत्रियों के केसेस देखे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। किसी भी केस में भ्रष्टाचार फाइल के ऊपर शुरू होता है। फाइल के ऊपर कोई अफसर साइन करता है, वो किसी के दबाव में साइन करता है या किसी से पैसे लेके साइन करता है, लेकिन फाइल नीचे से चालू होती है।
अगर आप केवल ऊपर ऊपर के केसेस का जुरिस्डिक्शन इनको देंगे तो ये एक्सपीरियंस हम पिछले 15, 20, 30 साल में अपने देश में लोकायुक्तों के साथ देख चुके हैं। हमारे देश में 18 राज्य ऐसे हैं जिसमें लोकायुक्त हैं। कर्नाटक और मध्य प्रदेश को अगर छोड़ दें तो बाकी सारे राज्यों के जो लोकायुक्त हैं उनका जुरिस्डिक्शन केवल पॉलिटिशियंस के ऊपर है। और जो जस्टिस शमीम थे दिल्ली के लोकायुक्त पहले, वो ये कहते थे कि उनका जुरिस्डिक्शन केवल नेताओं के खिलाफ है और कोई भी भ्रष्टाचार का मामला नेता से शुरू नहीं होता। वो भ्रष्टाचार का मामला कहीं ना कहीं नीचे किसी अफसर से शुरू होता है और जब उसकी तहकीकात शुरू करने लगो तो उसमें फिर कई बड़े अफसरों के नाम भी आते हैं, कई नेताओं के नाम भी आते हैं। तो जांच शुरू करने के पहले अगर आप ये देखेंगे कि ये नेता से शुरू हुआ या नहीं तो आपको एक भी मामला नेताओं के खिलाफ नजर नहीं आएगा। तो ये जो फ्रैक्चर कर दिया हम लोगों ने कि नेताओं की जांच ये करेगा, बड़े केस की जांच ये करेगा, छोटे केस की जांच ये करेगा, ये बेसिकली एंटी करप्शन सिस्टम को खत्म करने के लिए किया गया है। तो ये अगर आपने ये बड़े केसेस की जुरिस्डिक्शन इन लोगों को दे दी तो आप ये मान के चलिए, जस्टिस शमीम का कहना था कि उनके पास 3 साल में केवल 2 केस आए हैं। इतने बड़े रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को बिठा के और उसके ऊपर वो कहते थे कि सरकार मेरे ऊपर 1.25 करोड़ रुपए साल का खर्च करती है और मैंने 3 साल में केवल 2 केसेस की जांच की है। तो मुझे लगता है कि हम दिखावे के लिए एक और नया खिलौना ना तैयार करें जनतंत्र के लिए। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि इसको केवल बड़े केसेस के लिए और छोटे केसेस के लिए सीबीआई और चपरासी के लिए डिपार्टमेंटल विजिलेंस और उसके लिए हमें एक ही एजेंसी बनानी पड़ेगी। दूसरा ये कहना कि ये अपने बोझ में ढह जाएगी, तो हम ये कह ही नहीं रहे कि सारे के सारे केसेस को लोकपाल के 11 मेंबर इन्वेस्टिगेट करेंगे। मेंबर जांच नहीं कर सकते वहां बैठ के, मेंबर किसी केस की जांच नहीं करेंगे। ये तो उनके नीचे की, अगर आज कहा जाए कि डायरेक्टर सीबीआई जो है, अभी सीबीआई की वेबसाइट पे हमने देखा कि 1200 केसेस की जांच की सीबीआई ने पिछले साल। तो क्या हम कह सकते हैं कि डायरेक्टर सीबीआई बेचारा जो है उसके कंधे पे बहुत ज्यादा बोझ है? डायरेक्टर सीबीआई थोड़ी करता है जांच, उसके तो ऑफिसर्स करते हैं जांच। तो उसी तरह से लोकपाल के अंदर ढेर सारी टीम बनाई जाएंगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक टीम बनाई जाएंगी, वो जांच करेंगी मामले की, वो एक्शन लेंगी। लोकपाल के मेंबर्स का और उनका तो एक स्पेसिफिक काम ये होगा कि वो पूरे संगठन की एडमिनिस्ट्रेशन को देखें, वो पूरे संस्था के इंटीग्रिटी को देखें, टाइम लिमिट्स मेंट हो रही हैं नहीं, या कुछ केसेस में वो अपील की कार्रवाई सुने। तो ये कहा जाना कि लोकपाल के ऊपर बहुत बोझ बन जाएगा, तो ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि 11 मेंबर जो हैं ये बेचारे 11 के 11 बोझ से ढह के मर जाएंगे। ऐसा ये 11 मेंबर को नहीं काम करना, उनके पास बहुत बड़ी फौज होगी ऑफिसर्स की काम करने के लिए।